वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। 13 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी क्वेश्चन हमने इस क्लास में हमने डाले हैं। ठीक है, विद स्टैटिक पॉइंट। बेटा सभी क्वेश्चन आपको नोट करते हुए चलना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जैसे कि आजकल पेपर का पैटर्न जो है उसमें करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके विशेष तौर पर ज्योग्राफी से रिलेट करते हुए काफ़ी करंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। 9वें P20 पार्लियामेंट 20 यानी शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में कौन सा देश कर रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग country is hosting the 9th P20 पार्लियामेंट 20 P20 यानी समिट को होस्ट कौन कर रहा है? 9th P20 पार्लियामेंट 20 समिट का होस्ट कौन कर रहा है बेटा? आंसर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया या इराक। ये 9वां P20 शिखर सम्मेलन है, यानी कि 9th P20 समिट है ये, इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। कौन कर रहा है? इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने इसको होस्ट किया है अभी। और देखिए ये वही है जो G20 हमने इंडिया में अभी आया था ना, इंडिया में अभी G20 चला था किधर? दिल्ली में। तो इसको जो ये जो P20 इसको भी होस्ट अभी दिल्ली में यशोभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया में नई दिल्ली में यशोभूमि में इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी। देखो ये पार्लियामेंट 20 इसका मतलब क्या है? सुनिए, P20 का मतलब क्या होता है बेटा? P20 का मतलब होता है पार्लियामेंट 20। इसमें वो आदमी भाग लेते हैं जो कि G20 में जितनी भी कंट्री हैं, G20 के जो देश हैं, है ना, G20 देशों के सभी संसद के अध्यक्ष हेड ऑफ पार्लियामेंट, G20 कंट्रीज के हेड ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना बेटा, वो इस काउंसिल में, इस समिट में भाग लेते हैं, है ना। तो G20, अब G20 तो रहा नहीं, G21 हो गया वैसे तो। हालांकि G21 नाम करेंगे अभी, बट इसमें एक और लीग शामिल हो चुकी है। पहले इसमें यूरोपियन लीग थी, अब इसमें अफ्रीकन लीग भी है ना। अफ्रीकन जो यूनियन है वो भी है। पहले इसमें यूरोपियन यूनियन थी, 19 देश थे और यूरोपियन यूनियन थी, है ना। अब इसमें 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन भी है ना। तो इन सभी के संसदों के जो अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट जो हेड है वो इसमें भाग लेगा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। बात समझ में आ गई? और इसका विषय क्या है? इसका सब्जेक्ट है, इसकी थीम कह सकते हो, सब्जेक्ट कह सकते हो, उसका क्या है? एक पृथ्वी, एक भविष्य और एक परिवार, या फिर आप परिवार को पहले कर सकते हो, एक परिवार और एक भविष्य। ओके, सुनिए, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसकी थीम या इसका विषय आप कह सकते हो, है ना। P20 का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इससे आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये होगा, ये किस लिए किया जा रहा है? ये लोगों के जीवन में बदलाव के लिए किया जा रहा है। उनके जो जीवन है उसमें गुणात्मकता जो लानी है, अच्छे प्रभाव लाने, उसके लिए किया जा रहा है। और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए किया जा रहा है। महिलाओं की जो लीडरशिप पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए यह काम हो रहा है ना। और बेटा ये जो P20 शिखर सम्मेलन है, इसकी शुरुआत कब हुई? थोड़ा सा मैं ये भी आपको बताऊं। देखो P20 शिखर सम्मेलन है, ये सबसे पहले टेम्पररी तौर पर, यानी अनौपचारिक तरीके से इसकी शुरुआत 2010 में कनाडा में की गई थी। कहां पर? कनाडा में, कनाडा कंट्री में 2010 में अनौपचारिक तरीके से, टेम्पररी रूप से यह कर दिया गया था। लेकिन औपचारिक रूप से स्थायी रूप से, है ना, परमानेंट रूप से इसकी शुरुआत 2018 में अर्जेंटीना में कर दी गई, है ना। अर्जेंटीना में
2018 में औपचारिक रूप से इसकी फर्स्ट शिखर सम्मेलन की मीटिंग थी वो की गई औपचारिक रूप से, लेकिन अनौपचारिक रूप से इसकी फर्स्ट समिट जो है वो 2010 में कनाडा में की गई, जो कि टेम्परेरी थी, है ना। परमानेंट कब थी? 2018 में अर्जेंटीना में थी ये, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना। 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। दिल्ली में यशोभूमि में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी और इसमें ज्यादातर वो भाग लेंगे जो G20 देश हैं या फिर उनके द्वारा जो इनवाइटेड कंट्री हैं वो, और उनमें भी संसद के जो हेड हैं वो इसमें भाग लेंगे बेटा। आदमी की जीवन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, है ना, सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए, लेडीज की जो लीडिंग पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए ये सब हो रहा है। ओके, अभी G20 की समिट दिल्ली में ही हुई थी, ठीक है। अभी इसमें यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो चुकी है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को इजराइल हमास संघर्ष के क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया है? Which operation has India launched to evacuate Indian national from the Israel-Hamas conflict zone? तो बेटा ये अभी सबको मालूम है कि इजराइल और हमास जो है, हमास क्या है बेटा? हमास है एक आतंकवादी संगठन है। हमास कहाँ का? फिलिस्तीन का। आप इसको पैलेस्टाइन भी कह सकते हो, फिलिस्तीन भी कहते हो, वहां का ये आतंकवादी संगठन है हमास। तो हमास ने इजराइल पर अभी अटैक कर दिया था और उल्टा फिर इजराइल ने हमास पर अभी अटैक कर दिया, तो वहां पर पूरा युद्ध चला हुआ है। इसलिए हमने इजराइल में जो अपने आदमी हैं उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर रखा है, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, या ऑप्शन डी ऑपरेशन योद्धा। तो बेटा इसका आंसर क्या है आप मुझे बता सकते हैं? सोच लीजिए, मैं आपका आंसर दे रहा हूं, आपके पास 2 सेकंड है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन योद्धा। तो बेटा आंसर इज ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय इसका आंसर है, ठीक है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से हम अपने देशवासियों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी मैं बता दूं, जो ऑपरेशन हमने और जो मेन हमारे ऑपरेशन है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं। देखिए ऑपरेशन अजय तो ठीक है, ऑपरेशन दोस्त एक हमारा ऑपरेशन दोस्त है बेटा। जो ऑपरेशन दोस्त है ये हमने कहां चलाया था? ऑपरेशन दोस्त बेटा हमने चलाया था तुर्की और सीरिया में। कहां पर चलाया था ये? तुर्की व सीरिया में, ठीक है, ध्यान रखना। एक है बेटा ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी हमने स्टार्ट कहां किया था बता सकते हो मुझे आप? ऑपरेशन कावेरी हमने सूडान में स्टार्ट किया था बेटा। ऑपरेशन कावेरी हमने सूडान में स्टार्ट किया था। अभी सूडान में जो गृह युद्ध चले हुए थे, जो तख्ता पलट हो गया था, राष्ट्रपति को हटा दिया था, पब्लिक वहां पर जो विद्रोह कर दिया था, रिवोल्ट हुआ था, कहां पर? सूडान में। तो वहां पर हमने ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया अपने देशवासियों को निकालने के लिए। एक था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा का संबंध कहां से बेटा? ऑपरेशन करुणा का संबंध म्यांमार से है, म्यांमार कंट्री से। जब म्यांमार में जो चक्रवात साइक्लोन मोचा आया था, साइक्लोन मोचा जब म्यांमार में आया, उधर प्रभावित हुए बहुत सारे, तो उनको सहायता देने के लिए, उनको आर्थिक सहायता, उनको पैसे की सहायता वगैरह जो है, खाने की सहायता, उन सब चीजों से उबारने के लिए हमने उनकी मदद की थी म्यांमार की, और उसको एक ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन करुणा, ठीक है। ये ऑपरेशन करुणा म्यांमार में हमने स्टार्ट किया था। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे बेटा? ऑपरेशन गंगा का संबंध आप मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है, ऑपरेशन गंगा हमने कहां पर स्टार्ट किया था, ये आप लोग मुझे बताओगे। ओके, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन अजय अभी इजराइल के अंदर हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, इजराइल से संबंधित मैं कुछ और भी पॉइंट आपको बता दूं, सुनिए। ऑपरेशन स्वॉर्ड्स, ऑपरेशन स्वॉर्ड्स बेटा ये इजराइल ने स्टार्ट किया है। किसके अगेंस्ट? फिलिस्तीन के अगेंस्ट। ऑपरेशन स्वॉर्ड्स, आयरन स्वॉर्ड्स उसको कह सकते हो आप। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स ये किसने स्टार्ट किया? ऑपरेशन आयरन स्पोर्ट्स जो स्वॉर्ड्स बेटा ये स्टार्ट किया है इजराइल ने। आयरन स्वॉर्ड्स ये किसने किया बेटा? इजराइल ने। इजराइल ने किसके अगेंस्ट?
फिलिस्तीन के अगेंस्ट, ठीक है, उनको खत्म करने के लिए एक प्रकार से। एक है ऑपरेशन अल अक्सा। अल अक्सा, अल अक्सा मस्जिद है बेटा उधर जेरूसलम के अंदर, ठीक है। अल अक्सा ऑपरेशन ये स्टार्ट किया है किसने? ये स्टार्ट है फिलिस्तीन का, फिलिस्टाइन या हमास का, ये ऑपरेशन कह सकते हो। ऑपरेशन अल अक्सा फिलिस्तीन का ऑपरेशन है। ऑपरेशन आयरन स्पोर्ट्स ये किसका? इजराइल का है। एक दूसरे के विरुद्ध इन्होंने अपने ये ऑपरेशन स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें बहुत सारे आदमियों की जान जा चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन इनको सबको नोट करते हुए आपको चलना है। ओके, ऑपरेशन गंगा का आंसर आप मुझे दोगे, ये हमने कहां पर स्टार्ट किया गया था। चलें क्वेश्चन नंबर 3। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? हु हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी? तो बेटा ये ऑप्शन देखिए आप, ONGC, RITES, RICON या फिर बोथ, B&C। देखो ज्यादातर अगर ऐसा होना बोथ हो, A या B या B या C, तो क्वेश्चन का आंसर वही होता है 70%। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो 70% उसका आंसर यही होता है बेटा। ये बच्चे ध्यान रखना, इनका क्वेश्चन तो हमें मालूम है इसका आंसर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां पर आंसर क्या है? यहां पर आंसर राइट्स भी है और इरकॉन भी है। ये दोनों की दोनों नवरत्न कंपनियां बेटा ये बन चुकी हैं। जो कि इरकॉन है ये भारत में अभी 15वीं नवरत्न कंपनी बनी, और जो राइट्स है ये भारत में अभी 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है ना। इरकॉन ये कब बनी थी? 1976 में बनी थी। और ये राइट्स कब बनी थी बेटा? ये 1974 में बनी थी, ठीक है। ये पहले नवरत्न कंपनी बन चुकी है। कौन सी? अभी इरकॉन 15वीं है, और राइट्स कब है? ये 16वीं अभी बनी है। जबकि राइट्स का निर्माण पहले हो गया था और इरकॉन का निर्माण बाद में हुआ, है ना। ये जो इरकॉन है ये किधर है? ये बेटा दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और राइट्स का हेड ऑफिस किधर है बेटा? राइट्स का हेड ऑफिस है गुरुग्राम में। किधर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इसका हेड ऑफिस, ध्यान रहेगा। ओके, अब देखिए ये नवरत्न कंपनी देखो 3 प्रकार की होती है। एक होती है मिनी रत्न। कैसी होती है बेटा? मिनी रत्न, ठीक है। एक होती है नवरत्न, ओके। एक होती है महारत्न, महारत्न। तो ये 3 टाइप की होती है मेन। तो पहले देखो नवरत्न बनने के लिए क्या करना होगा कि आपका जो नाम है वो मिनी रत्न कंपनी में शामिल हो। और उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं। मिनी रत्न कंपनी की भी 2 कैटेगरी होती है बेटा। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मिनी रत्न बनने के लिए भी क्या शर्तें होती हैं? कम से कम आपको 3 सालों का जो आपको प्रोडक्शन है, 3 साल के अंदर, 3 साल में से किसी भी एक साल में आपका जो शुद्ध प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा, शुद्ध लाभ आपका किसी भी एक साल में 30 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तब आप एक मिनी रत्न कंपनी बन पाओगे, है ना। और मिनी रत्न कंपनी के बनने के बाद आपका नंबर आ सकता है नवरत्न कंपनी में। और नवरत्न कंपनी में भी आपका जो टर्नओवर है वो किसी भी वो पिछले 5 सालों में शानदार प्रदर्शन आपका होना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तब आप एक नवरत्न कंपनी बनोगे और उसके बाद आप एक महारत्न कंपनी बन सकते हो। आपका जो शुद्ध प्योर मुनाफा है वो करोड़ों में हो, नवरत्न बनने के बाद वो अरबों में हो। इस प्रकार से आपका ये सीक्वेंस होता है बेटा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, है ना। ये आपको खुद ढूंढना है। देखो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर जिसको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका आंसर बताऊंगा बेटा। भारत के अंदर कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, है ना। कितनी मिनी रत्न कंपनियां, मैं आपको हिंट दे सकता हूं, 70 से 80 के बीच में ढूंढना, ओके। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? अभी नवरत्न कंपनियां बेटा देखो, अभी ये तो आपको बता ही दिया मैंने। राइट्स कौन सी है? 16वीं नवरत्न कंपनी है। और इरकॉन कौन सी? 15वीं। तो ये कितनी होगी? 16 नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 10 है, 9 है, 11 है। मैंने ऑप्शन दिया आपको 9, 10, 11। ये थोड़ा क्वेश्चन ढूंढिए। क्वेश्चन को ढूंढने की, खोजने की आदत डालो बेटा, कभी आप फेल नहीं हो सकते।
हमेशा सक्सेस आपको मिलेगी। खुद करके सीखिए बेटा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आज एक तो मैंने ऑपरेशन गंगा का क्वेश्चन आपको दिया और एक ये काम मैं आपको दे रहा हूं। भारत में कितनी मिनीरत्न कंपनियां हैं? नवरत्न मैंने बता दी 16 हैं। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां? ये इसका आंसर आप मुझे दोगे। नहीं दोगे तो कमेंट करना कि सर नहीं मिल रहा, तो मैं आपका आंसर तुरंत दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस देश के सहयोग से हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो बता सकते हैं आप मुझे कौन से देश ने बांग्लादेश को सहयोग किया वहां पर पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना बनाने के लिए? तो क्या आंसर इंडिया है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल? तो बेटा ये आंसर है चाइना। कमाल की बात है, चाइना ने सहयोग किया है। चाइना ने सहयोग किया है बेटा बांग्लादेश में। अब वहां पर ये हो क्या रहा है, ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है पद्मा रेल लिंक परियोजना। ये प्रोजेक्ट है, पद्मा रेल ब्रिज प्रोजेक्ट है ये, जिसमें चाइना की एक कंपनी है BRI। चाइना की कौन सी कंपनी बेटा? BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। BRI के द्वारा ये काम स्टार्ट कर दिया गया है। BRI ये चाइना की कंपनी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंपनी के द्वारा ये काम स्टार्ट कर दिया गया। और बेटा ये जो परियोजना है, ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये कितना लंबा है? ये 42 किलोमीटर लंबा है, जो जोड़ता है बांग्लादेश के ढाका को जशोर से। ठीक है, ये जोड़ता है बेटा ढाका को जशोर से। ठीक है, कितनी लंबाई है? 82 किलोमीटर लेंथ है। किसने काम स्टार्ट किया? चाइना ने। कंपनी कौन सी? BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा, BRI इनिशिएटिव के द्वारा ये काम की शुभारंभ इसका कर दिया गया है। ठीक है ना, ढाका में। ओके, कहां पर? बांग्लादेश में ढाका को जशोर से ये जोड़ा जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर पद्मा ब्रिज क्या है? ये पद्मा मैंने कई बार ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है। पद्मा या पदम या फिर पद्मा ही ठीक है, पद्मा आप कह सकते हो। क्या है पद्मा? पद्मा बेटा गंगा का नाम है। कहां पर? बांग्लादेश में। पद्मा गंगा को बोलते हैं, कहां पर? बांग्लादेश में बोलते हैं। कई बार मैंने बताया, जैसा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, और गंगा नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। तो उसी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ अभी चाइना ने वहां पर अभी कर दिया है BRI के द्वारा। ठीक है, ये 82 किलोमीटर लंबाई है इसकी, जो ढाका को जशोर से जोड़ेगा। ओके, तो बेटा ये सभी चीजें याद करते हुए आपको चलना है, इन सबको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी कौन बना? तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, इस लड़के का नाम है मणिकांत। ये है मणिकांत। इन्होंने गजब कारनामा कर दिखाया। अभी पिछला जो नेशनल रिकॉर्ड था वो इस बच्चे ने तोड़ दिया है, और इनका जो टाइमिंग रहा 10.23 सेकेंड, 10.23 सेकेंड है ना। 100 मीटर की रेस 10.23 सेकंड में कंप्लीट कर दी है बेटा, है ना। इन्होंने जो पिछला रिकॉर्ड था वो 0.03 सेकंड से जीत लिया है, तोड़ दिया है। इससे इतने से पहले ये पहुंच गए हैं, है ना। तो इनका रिकॉर्ड क्या है? अभी 10.23 सेकंड का रिकॉर्ड बन गया। 100 मीटर का जो रेस है वो इन्होंने इतनी देर में कंप्लीट किया है। क्या आप मुझे बता सकते हो वर्ल्ड का 100 मीटर का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबको मालूम है, उसेन बोल्ट के नाम है। उसेन बोल्ट बेटा जो कैरेबियन रेसर है जो, उनके नाम ये रिकॉर्ड है। कितने सेकंड का? 9.58 सेकंड, 9.58 सेकंड का रिकॉर्ड जो कैरेबियन जो उसेन बोल्ट हैं उनके नाम ये रिकॉर्ड है ना। भारत में ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? अभी मणिकांत होबलीधर। यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हो, 10.23 सेकंड में हमारे बोल्ट ने, हमारा बोल्ट कौन बन गया? अभी मणिकांत होबलीधर। इन्होंने 10.23 सेकंड में कंप्लीट किया, जबकि उसेन बोल्ट ने 9.58 सेकंड में कंप्लीट किया था ओलंपिक में, है ना।
तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके सामने हैं। उसेन बोल्ट ने एक बार हमारे इंडिया के लिए एक बात बोली थी, क्या मैं आपको बता दूं ये बात? देखो मेरा मन करता मैं बता दूं, सुनिए। देखो आदमी के अंदर जो पावर आती है तेज भागने की, रेसलिंग करने की, बॉक्सिंग करने की, कबड्डी करने की, या जो भी उसकी जो एथलीट पावर है वो आदमी के अंदर जो आती है ना, उसकी मेहनत करने से आती है, उसके खाना खाने में से आती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाने में कुछ भी खा लें। उसेन बोल्ट ने एक बात हमारे इंडिया के लिए बोली थी कि भारत में ओलंपिक में मेडल कम क्यों आते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो नॉनवेज नहीं खाता है ना। आप बीफ नहीं खाते, आप और अन्य जो ऐसी चीजें हैं, मटन वगैरह ऐसी चीजें नहीं खाते, तो इसलिए इंडियंस में पावर की कमी है, इसलिए उनके ओलंपिक में मेडल ऐसे नहीं आते। ये उसेन बोल्ट ने एक बार ऐसा बोला था, लेकिन फिर उनको जवाब दिया गया हमारे रेसलर के थ्रू। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम तो मीट मांस हम भी ऐसे तो हम भी नहीं खा रहे, लेकिन हम तीन ओलंपिक खेल चुके हैं, 4 ओलंपिक भी खेल चुके हैं, ऐसे कुछ रेसलर हैं हमारे, है ना, और जबकि उनके मेडल्स भी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया रेसलर्स ने। और सुनिए, ये जो खाया जाता है ये क्यों खाया जाता है? क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। उसेन बोल्ट से पूछा कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, तो उसेन बोल्ट ने बोला क्योंकि प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को। लेकिन फिर उनको एक और जवाब दिया गया, करारा जवाब। देखिए, जो बीफ होता है या फिर जो भी अन्य और जो भी मीट मांस होता है उससे कहीं ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो हमारी मूंगफली में होता है, हमारी दालों में होता है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन तो होता है बेटा सोयाबीन के अंदर। तो इनसे ज्यादा प्रोटीन तो इसमें भी होता है। उनको जवाब दिया गया और वो चुप रह गए, है ना। तो अब बताइए, और देखिए जब उनको जवाब दिया गया कि हमारे यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े रेसलर बॉक्सर हुए हैं, तो वो क्या सारे के सारे नॉनवेज खाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी मेहनत कीजिए और अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए प्रोटीन वाली, तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड विश्व कप के इतिहास में किसने तोड़ दिया है? विश्व कप में सचिन का रिकॉर्ड टूट चुका है। किसका? शतकों का, सेंचुरीज का रिकॉर्ड टूट चुका है बेटा। ये जो प्लेयर आपको दिख रहे हैं ना, इन प्लेयर का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अभी तक विश्व कप में 19 मैच खेले हैं। 19 मैचों में इस बंदे ने 7 शतक लगा दिए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने आप ये सोचिए, सचिन तेंदुलकर ने 6 शतक लगाए थे, जबकि उनके जो मैच हैं वो भी 30 के आसपास है, 30 से ज्यादा वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैच वर्ल्ड कप क्रिकेट खेले हैं ना। और उनके जो टोटल सेंचुरी हैं, उनकी टोटल सेंचुरी है 6, है ना। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो होता है हमारा उसमें 6 हैं, लेकिन इस बंदे ने मैच भी कम खेले हैं और सेंचुरी में भी अब ये सबसे आगे निकल गए हैं, 7 शतक लगाए हैं, है ना। अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ ये कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच अभी चला था, इस मैच में इस बंदे ने, इस खिलाड़ी ने काफी सारे मैचों का जो रिकॉर्ड वो तोड़ दिया है। सचिन का शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसने इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि क्रिस गिल के नाम था। छक्के या फिर छक्कों का जो रिकॉर्ड है, छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो भी अपने नाम कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले अभी रोहित शर्मा हो गए। इससे पहले क्रिस गिल के नाम था ये रिकॉर्ड, है ना। ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। और वर्ल्ड कप के मैच में अभी तक भारत में सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था। भारत में वर्ल्ड कप के मैच में सबसे ज्यादा तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था, लेकिन अभी रोहित शर्मा के नाम हो गया ये रिकॉर्ड। रोहित शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने लगभग 63-64 बॉल में अपना शतक पूरा किया है अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है, तो अफगानिस्तान ने ये 3 रिकॉर्ड एक ही मैच में तोड़ डाले हैं। भारत में सबसे तेज शतक, भारत में वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप की बात हो रही बेटा, भारत में वर्ल्ड कप के अंदर सबसे तेज शतक रोहित शर्मा ने लगाया। इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। अभी वर्ल्ड कप के मैच, जो भी वर्ल्ड कप के मैच खेले हैं उसमें सबसे ज्यादा
जो शतक है, सेंचुरी है, वो रोहित शर्मा लगा चुके हैं। ये 3 रिकॉर्ड अभी इन्होंने तोड़ दिए हैं। किसके अगेंस्ट? अफगानिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, इसी वर्ल्ड कप के अंदर की बात हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो बेटा आंसर है क्या है? आंसर क्या दिख रहा है आपको? क्या फ्रांस, इंडिया, चाइना, ब्राजील? तो बेटा इसका आंसर है इंडिया। इंडिया में ये कारनामा अभी किया जाएगा। अभी ये मीटिंग है ये चलेगी, है ना। ये जो IOC की बैठक ये अभी 15, 16, 17 अक्टूबर तक चलेगी। भारत में ये मुंबई में होगी। देखो 15, उसके बाद 16 और 17 अक्टूबर है। ये मीटिंग कहाँ चलेगी बेटा? ये मीटिंग चलेगी भारत के मुंबई में। ये मीटिंग चलेगी बेटा भारत के मुंबई में चलेगी। और कहाँ चलेगी? जियो वर्ल्ड टावर के अंदर। ये सब नोट करना है। ये कहां पर चलेगी? जियो वर्ल्ड टावर। जियो वर्ल्ड टावर सेंटर, TOWER टावर, जियो वर्ल्ड टावर सेंटर, मुंबई के अंदर ये चलेगी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और सुनिए। देखो जो ओलंपिक समिति है ना, ये कब बनी थी? ओलंपिक समिति बेटा IOC ये कब बना था? 23 जून 1894। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर किधर है बेटा? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने। हेडक्वार्टर किधर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, यूरोप में इसका हेडक्वार्टर है ना। इसके हेड कौन है? अभी हेड अध्यक्ष कौन है बेटा? इसके अध्यक्ष है थॉमस वाक। कौन है? थॉमस वाक इसके हेड हैं अभी। ओके, बात समझ में आ गई। और ये जो समिट है ये IOC की कौन सी समिट है? ये 141 141वीं बैठक है। 141वीं बैठक है ना। IOC की 141 बैठक है। हेड कौन है? थॉमस वोक। हेडक्वार्टर कहां है IOC का? लुसाने, स्विट्जरलैंड, है ना। ये कब बना था? इसकी समिति की जो कब बनी थी समिति कमेटी? ये है 23 जून 1894 में ये बनी थी। हम ये मीटिंग 15, 16 अक्टूबर को होने वाली है। 15, 16, 17 अक्टूबर को कहां? मुंबई, इंडिया में। कहां पर? जियो वर्ल्ड टावर सेंटर में। जियो वर्ल्ड टावर सेंटर में ये मीटिंग होने वाली है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई थी? क्या आप मुझे बता सकते हो? ओलंपिक खेलों की शुरुआत देखो बेटा, जो सबसे प्राचीन, जो सबसे पहले जो ओलंपिक गेम थे, है ना, एंशिएंट में तो वो 776 BC में एथेंस में खेले गए थे, है ना। 776 BC में एथेंस में खेले गए थे ओलंपिक गेम। फिर ये किसी कारणवश बंद कर दिए गए कुछ साल बाद। लेकिन जो आधुनिक है, मॉडर्न ओलंपिक गेम है बेटा, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है, आधुनिक ओलंपिक गेम है, इनकी शुरुआत कब से होती है? इनकी शुरुआत होती है कब से? इसकी शुरुआत होती है 1896 से। और ये भी शुरुआत कहां से होती है? यूनान में एथेंस से। यूनान में एथेंस से। ओलंपिया, देखो ओलंपिक वहां पर एक माउंटेन का नाम है। ओलंपिया या ओलंपिक वहां पर एक माउंटेन का नाम है, इसलिए इन गेम का नाम भी ओलंपिक वहां पर रख दिया गया। ओलंपिक वहां पर उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो 1896 में जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है इनकी शुरुआत हुई। जो एंशिएंट ओलंपिक गेम उनकी शुरुआत 776 में हुई थी, वहीं यूनान के अंदर। बात समझ में आ गई। इसकी कमेटी जो IOC की जो अभी कमेटी जो बनी है, ये इस बैठक का आयोजन कौन से देश में होगा? इस समिति जो IOC की समिति जो है बैठक है, ये इसका आयोजन अभी भारत करेगा, मुंबई में। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया बेटा 12 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? ये मनाया गया है अभी 12 अक्टूबर को। हालांकि ये जो होता है ना दृष्टि दिवस जो मनाया जाता है, ये बेटा अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। सेकंड वीरवार को।
अक्टूबर का जो दूसरा बृहस्पतिवार होता है, अक्टूबर का जो सेकंड वीरवार होता है उसको मनाया जाता है। अब की बार सेकंड वीरवार को डेट कौन सी थी, 12 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया था, है ना। ये जो आई प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, रेतौंधी है, मोतीबिंद है, ये सारी चीजें, इनसे अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है ना। विश्व दृष्टि दिवस इसलिए ये मनाया जाता है। तो बेटा ये जो मनाया गया है इसकी थीम क्या थी, लव योर आइज एट वर्क। इसकी थीम क्या थी बेटा, लव योर आइज एट वर्क। तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूं फिर से, लव योर आइज एट वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिलीट बिल का संबंध किससे है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। रिसेंटली डिस्कस्ड डिलीट बिल रिलेटेड टू विच कंट्री। तो बेटा आप बता सकते हो ये डिलीट बिल क्या है। देखो आजकल बहुत सारे हम लोग, आजकल ऐसे ऐसे जो कॉल आते हैं हमारे पास, जो बकवास की इतनी सारी कॉल्स आती हैं, हम किसी मीटिंग में बिजी हैं, कहीं पर अपना काम कर रहे हैं, अचानक से फोन बजेगा और पता लगेगा ये तो किसी कंपनी का है। ठीक है, वो हमसे लोन लेने के लिए बात करता है, वो हमसे हमारे किसी भी जानकारी पर्पज से वो बात करता है ना। गाड़ी की सर्विस के बारे में बहुत सारी कंपनी के आ जाएंगे, अच्छा इंश्योरेंस वालों के कॉल आ जाएंगे, लोन देने वालों के फ़ोन आ जाएंगे, गोल्ड लोन के फ़ोन आ जाएंगे, इतने सारी कंपनियों के फ़ोन आते हैं हमारे पास। इन सब को हमारा जो डेटा मिलता है उसको रोकने के लिए, उन ब्रोकर्स के पास जो हमारी जानकारी पहुंचती है उस पर लगाम लगाने के लिए ये डिलीट बिल पेश किया गया है अब की बार। ठीक है, और ये इसका संबंध कौन से देश से, अब समझ में आ गया डिलीट बिल क्या है। तो ये डिलीट बिल बेटा कैलिफोर्निया गवर्नर साइन डिलीट एक्ट इनटू लॉ, है ना। ये आपको दिख रहा है, कैलिफोर्निया कहां पर है, यूएसए के अंदर है ना। तो इसका संबंध है कैलिफोर्निया से, इसका संबंध है बेटा कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया है यूएसए, और वहां पर जो ब्रोकर्स हैं, जो कंपनी हैं, जो अलग अलग तरह की जो कॉलिंग जो आती है हमारे पास कॉल वगैरह, उनको बंद करने के लिए, उनको रुकवाने के लिए अभी हमारे पास एक कानूनी रूप से हमारे पास एक एक्ट होगा, है ना। ये इसको बोलते हैं डिलीट बिल। तो हम चाहते हैं तो इनको सबको रुकवा सकते हैं। ओके, किसी के पास भी किसी की व्यक्तिगत जानकारी फोन कॉल के माध्यम से नहीं पहुंच पाएगी अगर हम चाहेंगे तो। ये है डिलीट बिल। तो डिलीट बिल का संबंध यूएसए से, यूएसए के कैलिफोर्निया में अब ये कर दिया गया है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी कोई नहीं प्राप्त कर सकता। यूएसए के कैलिफोर्निया में ये पेश किया गया है। ओके, बात समझ में आ गई। कैलिफोर्निया वही जगह है जहां पर कोल्ड ओशियन करंट चलता है। कैलिफोर्निया यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर है। यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर कैलिफोर्निया है, जहां पर ओशियन करंट चलता है। कैसा, ठंडा, ठंडी महासागरीय धारा वहां पर चलती है कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मरचा धान किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। देखो ये जीआई टैग काफी चले बेटा, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। जीआई टैग का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वो होता है ये भौगोलिक संकेतक कहते हैं, इसको भौगोलिक संकेतक कहते हैं। किसी एरिया का ऐसा, किसी एरिया की कोई ऐसी चीज जो कि फेमस है उसको ये जीआई टैग मिलता है। तो ये मरचा धान क्या है बेटा, ये मरचा धान का संबंध कौन से राज्य से है। ये है एक ऐसा धान है जिसकी शक्ल सूरत जो है, शक्ल सूरत किस टाइप की है, काली मिर्च के जैसा दिखता है, काली मिर्च के जैसी दिखती है ये धान की सूरत, है ना। इसलिए इसको बोला है मरचा धान या मिर्चा धान, है ना। तो काली मिर्च के जैसा इसका आकार है, इसमें इसके विशेष सुगंध है जो अट्रैक्ट करती है ना, इसकी सुगंध भी बड़ी अच्छी है। तो ये मरचा धान कौन से राज्य का है, ये है बेटा बिहार का। ये मरचा धान है बिहार का। ओके, बिहार के अंदर अभी हाल फिलहाल में अभी एक नई न्यूली टाइगर रिजर्व सेंचुरी बनी है जिसका नाम है कैमूर। क्या नाम है, कैमूर। इससे पहले कौन सी थी, वाल्मीकि। वहीं पर बिहार में टाइगर रिजर्व सेंचुरी 2 बन गई हैं अभी, पहले थी वाल्मीकि, अब बन गई कैमूर। बात समझ में आ गई। दोनों के दोनों टाइगर रिजर्व वहां पर नेशनल पार्क सेंचुरी आप कह सकते हो बिहार के अंदर है ये, है ना। जो मरचा धान का जीआई टैग बिहार को दे दिया गया है। ओके, आज के लिए बेटा इतने ही क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सबको नोट कर लेना है आपको।
ओके, सभी चीजों को, सभी को बड़े ध्यान से करते हुए चलना है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही कीमती है आपके लिए, ठीक है ना। एक नंबर से लाखों बच्चे आपसे पीछे भी रह सकते हैं और आके आपसे आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।